क्या आपने कभी किसी ऐसे एक शहर के बारे में सुना है जो एक भयानक समुद्री तूफान की तबाही के बाद रातों रात इस धरती से गायब हो गया हो? लगभग 6 दशक पहले आधी रात में एक भयंकर समुद्री तूफान की तेज लहरों से इस शहर तहस नहस हो गया और धरती से गायब हो गया। ये जगह हिंदुओं के पवित्र तीर्थ स्थानों में से एक है। ऐसा माना जाता है कि यही वो स्थान है जहां भगवान राम ने लंका पहुंचने के लिए राम सेतु के निर्माण का आदेश दिया था। चक्रवाती तबाही के बाद राज्य सरकार ने इस वीरान शहर का नाम बदलकर भूतिया शहर घोषित कर दिया। जी हाँ, भूतिया शहर यानी घोस्ट सिटी। इस जगह का नाम है धनुषकोडी। तो आइए जानते हैं धनुषकोडी की उस दिल दहला देने वाली कहानी के बारे में जो इतिहास के पन्नों में कहीं खो गया है। सूर्योदय से पहले मैंने अपनी यात्रा शुरू की। रामेश्वरम से धनुषकोडी की दूरी 20 किलोमीटर है। धनुषकोडी किसी हवाई अड्डे के रनवे की तरह सीधे समुद्र के बीच में से एक सीधी रेखा में चला जाता है। एक ओर बंगाल की खाड़ी और दूसरी ओर हिंद महासागर से घिरा है धनुषकोडी। सड़क के दोनों ओर 2 महासागर हैं। बाईं ओर बंगाल की खाड़ी और दाहिनी ओर हिंद महासागर को गले लगाता है। कुछ किलोमीटर और आगे बढ़ेंगे तो आप अरिचल मुनाई पहुंचेंगे। यहाँ हिंद महासागर के गहरे और उथले पानी को बंगाल की खाड़ी के छिछले और शांत पानी से मिलते हुए देख सकता है। लगभग 6 दशक पहले धनुषकोडी एक हलचल भरा बंदरगाह शहर था। मंदिर, चर्च, रेलवे स्टेशन, डाकघर, स्कूल, अस्पताल और अन्य इमारतों के साथ धनुषकोडी एक व्यस्त टाउनशिप थी। एक ही रात में सब कुछ खत्म हो गया। मैं उस भयानक ऐतिहासिक कहानी के बारे में थोड़ी ही देर में बताऊंगा। कुछ और किलोमीटर आगे बढ़ेंगे तो आप अरिचल मुनाई पहुंचेंगे, जहां हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी का संगम होता है। वहां आप राम सेतु देख सकते हैं। धनुषकोडी को वह स्थान कहा जाता है जहां भगवान राम ने लंका पहुंचने के लिए राम सेतु के निर्माण का आदेश दिया था। राम सेतु को अभी भी समुद्र के नीचे स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। ये सड़क इस स्तूप के सामने समाप्त होती है। ये भारत की सीमा है। धनुषकोडी भारत की जमीन का आखिरी सिरा है। यहां से सिर्फ 18 किलोमीटर दूर समुद्र के रास्ते श्रीलंका पहुंचा जा सकता है। श्रीलंका से मोबाइल सिग्नल कभी कभी यहां प्राप्त होते हैं। मैं आपको समय में पीछे ले जा रहा हूं। लगभग 6 दशक पहले 22 दिसंबर 1964 की वो भयानक रात। कई दिनों से लगातार बारिश हो रही थी। मद्रास मौसम विभाग ने पहले ही संभावित तूफान की चेतावनी दी थी, लेकिन एक हफ्ते पहले अंडमान सागर में धीरे धीरे बन रहे समुद्री तूफान को किसी ने भी गंभीरता से नहीं लिया। तूफान बहुत तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा था। शाम होते होते बारिश तेज हो गई। समुद्र में लहरें 23 फीट की ऊंचाई तक उठी। श्रीलंका के पूरे उत्तरी हिस्से को तबाह करने के बाद तूफान धनुषकोडी की ओर बढ़ रहा था। दुर्भाग्य से किसी को भी इस बात की जानकारी नहीं थी। जैसे ही समुद्री तूफान श्रीलंका के करीब पहुंच रहा था तो तूफान की रफ्तार 280 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच गई थी। शाम होते होते बारिश तेज हो गई। अत्यधिक शक्तिशाली और तीव्र तूफान श्रीलंका के पूरे उत्तरी हिस्सों को तबाह करने के बाद धनुषकोडी की ओर बढ़ रहा था। धनुषकोडी अनिवार्य रूप से कुछ ही घंटों में होने वाली तबाही का सामना करने जा रहा था। इस बात से अनजान नंबर 653 इंडो सीलोन एक्सप्रेस रेलगाड़ी, जिसे बोटमेल के नाम से जाना जाता था, मद्रास के एग्मो रेलवे स्टेशन से धनुषकोडी के लिए रवाना हो चुकी थी। उन दिनों में श्रीलंका सीलोन के नाम से जाना जाता था। केरल से श्रीलंका जाने वाले यात्री भी इस ट्रेन से यात्रा करते थे। उस टाइम केरल का कोट्टायम रेलवे स्टेशन से लिए गए एक ही ट्रेन टिकट से श्रीलंका का जाफना या कोलंबो की यात्रा कर सकता था। जो लोग श्रीलंका के लिए टिकट खरीदते थे वे मदुरै तक कनेक्टिंग ट्रेन लेते थे और बाद में वहां से बोटमेल ट्रेन में सवार होते थे। बोटमेल से सीलोन जाने वाले यात्री जहाज पर चढ़ने के लिए धनुषकोडी उतरते थे। जहाज से श्रीलंका के तलाईमनार पहुंचने में 3.5 घंटे लगते थे। तूफान की तीव्रता से अनजान बोटमेल एक्सप्रेस हमेशा की तरह आधी रात में अपने सभी यात्रियों के साथ धनुषकोडी की ओर जा रही थी। इस बीच चक्रवात श्रीलंका के उत्तरी हिस्सों को तबाह करने के बाद धनुषकोडी के करीब बढ़ रहा था। आधी रात होने को थी।
ट्रेन काफी देर से धनुषकोडी स्टेशन के आउटर पर ग्रीन सिग्नल का इंतजार कर रही है। समय था रात के 11:55। लोको पायलट को इस बात की जानकारी नहीं थी कि तेज हवाओं और बारिश के कारण सिग्नल खराब हो गया है। काफी देर तक इंतजार करने के बाद लोको पायलट रेलवे ट्रैक चेक करने के लिए नीचे उतरा। हर तरफ अंधेरा था। वो विशाल लहरों की खतरनाक आवाज सुन सकता था। ड्राइवर को एहसास हुआ कि रेलवे ट्रैक समुद्र के पानी में डूबा हुआ है। पटरी पर कई जगह रेत जमी हुई थी। बंगाल की खाड़ी से राक्षस आकार की लहरें ट्रेन पर टकराने लगी हैं। चक्रवाती तूफान ने अपनी तबाही शुरू कर दी है। खतरे को भांपते हुए लोको पायलट इंजन में चढ़ गया। अंधेरे में आगे कोई पटरी नजर नहीं आने पर ड्राइवर ने लंबी सीटी बजाई और ट्रेन आगे बढ़ गई। कुछ सेकंड बाद एक बड़ी और भयानक लहर ट्रेन से टकराई और उसे समुद्र में बहा ले गई। ट्रेन और उसके सभी यात्री एक साथ गहरे समुद्र की गहराई में डूब गए। इसके बाद ट्रेन और उसमें सफर कर रहे यात्रियों को किसी ने नहीं देखा। इसके अलावा धनुषकोडी में रहने वाले करीब 2000 लोग भी समुद्र में बह गए। कोई नहीं बचा। सुबह होने तक धनुषकोडी में जीवन का कोई निशान नहीं बचा था। सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार लगभग 2000 लोग मारे गए। उन लोगों को जोड़कर मरने वालों की संख्या और भी अधिक हो सकती है, जो सरकारी रिकॉर्ड में नहीं है। तबाही के बाद धनुषकोडी कुछ इस तरह नजर आया। धनुषकोडी में आज भी उस शहर की तबाही के अवशेष देखे जा सकते हैं, जो रातों रात बर्बाद हो गया था। ये सेंट एंटनी चर्च की खंडहर हो चुकी इमारत के अवशेष हैं। जीर्ण शीर्ण चर्च के अवशेष मुश्किल से समय की कसौटी पर खरे उतर पा रहे हैं। दीवारों के बचे हुए हिस्से खारे पानी और हवा में बिखर गए हैं। चर्च की पवित्र ऑल्टर आज भी एक विनाशकारी घटना की मूक गवाह के रूप में खड़ी है। ये जीर्ण शीर्ण बाकी इमारतों के अब भी बचे हुए अवशेष हैं, जो समुद्र और समय के हमले से बच गए हैं। धनुषकोडी के वीरान इलाके में एक पुराने स्कूल, एक अस्पताल और एक रेलवे स्टेशन के खंडहर पड़े हुए हैं। समय की मार से ये खंडहर भी जल्द ही नष्ट हो जाएंगे। पुरानी रेल पटरियों के क्षतिग्रस्त हिस्से अभी भी कई दशक पहले हुई एक भयानक तबाही की याद के रूप में रेत के नीचे आधे छिपे हुए पड़े हुए हैं। ये वे रेल पटरियां थीं जो बोट मेल को ले जाती थी, जिसने अपने सभी यात्रियों के साथ समुद्र में बह जाने से पहले एक लंबी सीटी के साथ अपनी अंतिम यात्रा समाप्त की थी। धनुषकोडी में सूर्यास्त हो रहा है। यहाँ शाम का समय अकेलेपन का एहसास कराता है। आज धनुषकोडी एक कब्रगाह है, जहां भारी विनाश के अवशेष भूतों की तरह खड़े हैं। तबाही के बाद तमिलनाडु सरकार ने धनुषकोडी को लोगों के रहने के लिए अयोग्य जगह घोषित कर दिया और इसका नाम बदलकर घोस्ट टाउन रख दिया। पश्चिमी क्षितिज पर सूर्य समुद्र में डूबने लगता है। यहाँ सूर्यास्त के समय जो भावना जागृत होती है वो उदासी, बेचैनी और असहायता की भावना है। जल्द ही इस जगह पर भयावह रूप से घना अंधेरा छा जाएगा। धनुषकोडी की रात बहुत डरावनी होती है। शाम तक पुलिस धनुषकोडी से लोगों को वापस भेज देगी। शाम ढलने के बाद यहाँ किसी को भी रुकने की इजाजत नहीं है। जगह खाली कराने के बाद पुलिस भी वापस चली जाएगी। उसके बाद धनुषकोडी सचमुच एक वीरान भुथा शहर बन जाता है। यह माना जाता है कि सूर्यास्त के बाद यहाँ रहना खतरनाक है। ये जगह रहस्यों से भरी हुई है। ऐसा माना जाता है कि धनुषकोडी में आधी रात को समुद्र की गहराई में डूबे इंसानों की आत्माएं भटकती हैं। धनुषकोडी की रातों के बारे में कई अविश्वसनीय कहानियां और अंधविश्वास प्रचलित हैं। भयावह अंधेरे में जो आपको टिमटिमाते हुए दिख रहा है, वो रात में चमकते जुगनू नहीं है। माना जाता है कि ये जलती बीड़ी सिगरेट के साथ भटकती बेचैन आत्माएं हैं, जिन्हें मोक्ष नहीं मिला है। ये सिर्फ लोगों की कल्पना हो सकती है। आप इस पर विश्वास करें या ना करें। हालांकि इस सवाल का यहाँ कोई मतलब नहीं है कि क्या आत्माएं धूम्रपान कर सकती हैं? ये उन लोगों की विश्वास है जिनके करीबी लोग आधी रात को समुद्र में बह गए और समुद्र की गहराई में हमेशा के लिए डूब गए। हमें उनकी आस्था और विश्वास को नकारने का क्या अधिकार है? इसे ऐसे ही रहने दो। इन विश्वासों को तब तक बने रहने दे जब तक कि धनुषकोडी में अभी भी बचा हुआ जमीन का ये छोटा सा हिस्सा को भी समुद्र अपनी चपेट में नहीं ले लेता।
अब समय आ गया है कि मैं इस जगह से वापस जाऊं। जरा ठहरिए, क्या मैंने कुछ सुना? ऐसी आवाज आई जैसे कोई मुझे पीछे से बुला रहा हो। या ये मेरे पीछे किसी के रोने की आवाज है? नहीं, मुझे लगता है कि मुझे ध्यान भटकाने वाली इन बातों को नहीं सुनना चाहिए। यहां आने से पहले लोगों ने मुझे चेतावनी दी थी कि इस जगह पर अविश्वसनीय चीजों और अजीब भावनाओं का अनुभव हो सकता है। रामेश्वरम में अपने होटल लौटते समय मेरा मन बहुत बेचैन और विचलित है। एक भयानक खोखलेपन मेरे मन को वश में कर लेता है। समुद्र में डूबी असंख्य आत्माओं की अंतिम चीखें बवंडर की तरह कानों के पर्दों में गूंजती हैं। एक अजीब सा एहसास मुझे घेर रहा है, मेरी आंखों में आंसू भर रहे हैं। मुझे इस जगह से तेजी से आगे बढ़ना है। अज्ञात आत्माओं को अलविदा। यह वीडियो यहीं समाप्त हो रहा है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं जल्द ही एक और दिलचस्प वीडियो के साथ वापस आऊंगा। टिल देन, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।